आज के जो हमारा लेक्चर है वो 2 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला हमारे पास गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, सेकंड हमारे पास डार्क एज ऑफ यूरोप। आपने गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन डार्क एज ऑफ यूरोप के बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि हम वो सुनते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं। इस कैमरे के पीछे, इस पर्दे के पीछे वो शख्स मौजूद है। वो हम सुनते हैं जो वो हमें सुनाना चाहते हैं। हम वो लिखते हैं जो वो हमें लिखाना चाहते हैं। हम वो बोलते हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं हमसे। क्यों? क्या रीजन है? और आपने मेरे पिछले वीडियोस में अक्सर रोमन्स, इंडियंस, ग्रीस और बहुत सारे अदर स्कॉलर्स के बारे में आपने लेक्चर सुना होगा। कभी भी मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे जो बुक्स में है वो दरअसल इन नॉन मुस्लिम्स का क्या है, हमारे पास जिक्र है, हमारे मुसलमानों का जिक्र नहीं है। 95% नॉन मुस्लिम का है, 5% मुसलमानों का। और इन 5% मुसलमानों में से इन्होंने वो नाम मुसलमानों के रख दिए जो वो चाहते थे। मुसलमानों के स्कॉलर्स की चेंज कर दी, उन्होंने वो नाम रख दिए। ऐसे स्कॉलर भी गुजरा है जिसने ये कहा है कि मुसलमानों ने प्रैक्टिकली तौर पर मैथमेटिक्स के और साइंस के ऊपर काम किया, और जो हमारे पास बाकी अदर्स स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने जस्ट थ्योरी पेश की थी। मुसलमानों का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम 8 to 12 सेंचुरी क्यों कहला जाता है? 8 to 2025 क्यों नहीं कहलाता? क्या रीजन है? क्यों हम मुसलमान आज पीछे है, नॉन मुस्लिम आज आगे हैं? क्या रीजन है? क्या वजह है? क्या तारीख में, क्या गोल्डन ऑफ एज ऑफ इस्लाम में ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स नहीं है जो हमें मैथमेटिक्स, साइंस के बारे में ऐसे अथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके? क्या उन्होंने कोई डिस्कवरीज नहीं की थी मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर? ऑफ कोर्स की थी। तो हमें क्यों नहीं बोला जाता? अक्सर आपने इंग्लिश में उठा के देखते हैं तो कि भाई इंग्लिश का फादर ये शख्स है, और आपने बायो के बुक्स में उठाया होगा तो फादर ऑफ बायो कौन है? एरिस्टोटल। मैथमेटिक्स की बुक आप उठाते उसमें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन होंगे? आर्किमिडीज होगा। इस तरफ फिजिक्स, इस तरफ दूसरे जो सब्जेक्ट है उसकी फादर कौन होंगे? नॉन मुस्लिम होंगे। क्यों मुस्लिम नहीं है? क्या रीजन है? क्या वजह है कि मुसलमान आज पीछे है? और जब उनका गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था तो उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो प्रैक्टिकल, उनकी थ्योरी जो उन्होंने पेश की थी, वो आज हमारे निसाब, हमारे बुक्स में क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखते रहे। चले बोल की स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुमैर कादिर है और आज का जो हमारा लेक्चर है 2 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है, ए गोल्डन ऑफ एज ऑफ इस्लाम और डार्क एज ऑफ इस्लाम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर कमेंट्स नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर के ऊपर। जो हमारा आज का लेक्चर है वो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, हमारे पास जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जो आता है हिस्ट्रीज में आता है, वो गोल्डन ऑफ एज ऑफ इस्लाम कौन से इरा में, ठीक है, वो हमारे पास 8 to 12 सेंचुरी कहलाता है। क्या? गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहलाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी देखिए 5 सेंचुरी के बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मी 5 सेंचुरी के बाद, जब बिफोर ठीक है AD 5 AD में, ठीक है, 5 AD के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक है, और 6 AD से पहले क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, ठीक है। आई थिंक 571 में या 570 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, ठीक है। अब देखें फिर 662 में उसने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। अब 6 to 12, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, मुसलमानों की समझो वो तरक्की के राह पे गामजन होते गए, ठीक है। वैसे बेसिकली मैं जहाँ से समझता हूँ वो 7 सेंचुरी है। 7 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी तक आप कह सकते हैं, 12 सेंचुरी तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कह सकते हैं आप। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इसको कहा जाता है, लेकिन हिस्ट्री में आता है 8 to 12 सेंचुरी।
अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने जो नॉलेज हासिल की उस मुताबिक, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी ये क्या होता है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। और 12th सेंचुरी को अगर मैं हाफ कर दूं तो 30 को मैं नहीं मान सकता। अगर आप कहते तो 30 को भी मान सकते, लेकिन 30 नहीं आ सकता कि 7 to 12 30 सेंचुरी क्या कहलाता है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। क्योंकि जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम वो टूटा गया किसमें, यानी ख़त्म हो गया 1258 में, एंड हो गई। तो देखिए क्या 30 का हाफ है, ठीक है, 12 के बाद 30 का हाफ है, जिसकी वजह से हम इनको नहीं कह सकते, 7 कह सकते हैं। 7 से लेकर 30 तक क्या कहलाता है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहलाता है। कैसे वो आगे हम आपको बताते जाएंगे। अब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आप लिखेंगे गोल्डन एज, तो क्या आएगा, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम आएगा, ठीक है। अगर आप सर्च कर देंगे, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड, गोल्डन एज भी इसको कहा जाता है, इस्लामिक वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है कि मुसलमानों का दौर, ठीक है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक, अब देखिए मैंने बताया था 8 to 12 सेंचुरी में, 8 to 12 सेंचुरी में। अब देखिए 7 सेंचुरी क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा, आगे मैं जाके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 8 to 12 सेंचुरी क्या कहलाता है, ठीक है। 8 to 12 सेंचुरीज मुस्लिम्स पॉपुलर इन मैथ एंड साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस में क्या हुआ, वो पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्यों पॉपुलर हुई, क्योंकि मुसलमानों ने साइंस में ऐसे डिस्कवरीज की थी जो आज तक काबिल कबूल है, और मैथ में भी ऐसे डिस्कवरीज की जो आज तक काबिल कबूल है। वो कैसे, मजीद इसका डिस्कस मैं आपको मैथ के जो नंबर है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में लेक्चर दूंगा, तब जाके उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो 1 to है नंबर्स हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ से आ गए, वो भी इस लेक्चर में आपको बताता जाऊँगा आगे, ठीक है। अब देखिए 762 जब बगदाद का क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ बगदाद हुई, ठीक है। 762 में जब फाउंडेशन ऑफ बगदाद हुई, ठीक है, 762 में फाउंडेशन बगदाद हुआ, तब वहां से क्या हुआ, मुसलमानों का, समझो, यानी देखिए 762 में फाउंडेशन ऑफ बगदाद हुआ। अब देखिए मुसलमान क्या करे, तरक्की करते जा रहे, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा जगह मुख्तस करना चाहिए, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ से पूरे वर्ल्ड का नॉलेज उस जगह मुयसर हो जाए, और मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी है वो आके यहाँ अपना तालीम हासिल कर सकता है। तो उन्होंने बगदाद को चुना, ठीक है। तो मुसलमानों ने फाउंडेशन ऑफ बगदाद जब किया, कब किया, 762 में फाउंडेशन ऑफ बगदाद किया है, ठीक है। अब एक और इसमें पॉइंट बताता हूं मैं कि फाउंडेशन, अब देखिए बगदाद की जो फाउंडेशन हुई कब हुई, 762 में, और जो सकूत बगदाद हो गया, बगदाद जो टूट गया मुसलमानों का, जो अब देख सकूत देखिए कब, देखिए अब एक और मैं पॉइंट बोला, 762 में फाउंडेशन ऑफ बगदाद हुआ, किसने रखा, अरबिक्स ने, ठीक है। जो अरबिक थे, अरब्स थे, उन्होंने रखा, किसकी बुनियाद रखी, बगदाद की बुनियाद उन्होंने रखी, ठीक है। और कब खत्म हो गया, 1258 में, याद रखना, सकूत बगदाद जब हुआ 1258 में। इसके बाद क्या हुआ, 1258 के बाद हमारे पास क्या आया, ये तो ख़त्म हो गया, बगदाद क्या हुआ, ख़त्म हुआ, अरब वालों को क्या हुआ, ज़वाल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जो कंट्रोल आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, अगर आप मुंह फेर दोगे हमसे, तो हम क्या करें, तुम्हारे चार्ज हम दूसरे बंदे को क्या करें, मुंतकिल कर देंगे जो परहेजगार हो। अब देखिए जैसे ही अरब को जवाल आता गया, ठीक है, अरब वालों को, किसमें 1258 के बाद उनके क्या हुआ, सकूत बगदाद हो गया, तब वो क्या हुआ, उस्मानियों के, ठीक है। उस्मान के बारे में आपने सुना होगा, इतनी बड़ी सीरीज अभी तक कंटिन्यू है उस्मान की, ठीक है। तो उस्मान जो सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, उनके अंडर आ गया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड उनके अंडर आ गया। उन्होंने क्या किया, तरक्की, जो सकूत बगदाद हुआ, सकूत बगदाद के बाद क्या, ओटोमन एम्पायर्स ने क्या किया, इस्लामिक वर्ल्ड को उन्होंने संभाला, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बगदाद की क्या हुआ, फाउंडेशन तो हो गई। अब पहले मुसलमानों ने क्या काम किया, बस मुसलमानों ने देखा कि भाई फाउंडेशन ऑफ बगदाद तो हो गया, अब हमें देखिए हमारे पास इतनी तो नॉलेज नहीं है, उनको कुरान की तो नॉलेज थी। अब उनको करना है कि भाई जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो दौर था, जो हमारे पास नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या क्या नॉलेज उन्होंने शेयर की है, क्या थ्योरी पेश की है, उनको देख के फिर हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी और अपनी प्रैक्टिकल पेश कर देंगे, ठीक है, डिस्कवरीज लाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे पूरी दुनिया में देखिए, अब एडवांस हमारे पास नॉलेज हमारे पास है, एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से दुनिया का हर जुबान में जो बुक्स है वो हमारे पास अपनी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, ठीक है, और होते भी है, ठीक है।
तो सबसे पहले मुसलमानों ने यही काम किया 100 साल तक। अब देखिए बड़ा अरसा होता है, तो अब देखिए अब टेक्नोलॉजी के दौर है, अब हर चीज़ जल्दी हो जाएगी, लेकिन पहले ज़माने में नहीं होता था। तो 100 साल तक मुसलमानों ने क्या किया, ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रांसलेशन का काम किया। जो ग्रीस बुक्स थे, जो ग्रीक बुक्स थे, जो इंडियन बुक्स थे, उनको ट्रांसलेट किया गया, किसमें, अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि अब देखिए मुसलमानों को ग्रीस नहीं आती थी, ग्रीक नहीं आती थी, इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, तो उन्होंने चेंज किया कि इसमें इन बुक्स को अरबिक में चेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 100 साल तक क्या किया, ये काम जारी रहा। अब तीसरा हमारे पास, ठीक है, बगदाद को सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 100 साल तक क्या हुआ, लर्निंग की काम स्टार्ट हो गई, किसमें, 100 साल तक बुक्स को क्या किया, ट्रांसलेट किया गया, किसमें, अरबिक में। और बहुत सारे नॉलेज क्या हुए बगदाद में शेयर होते गए, लोग के दुनिया के कोने कोने से आ गए बगदाद इल्म हासिल करने के लिए। तो इसलिए बगदाद को क्या कहा गया, सेंटर ऑफ लर्निंग कहा गया। ठीक है, इल्म की जगह कहा गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और चीज़ है इंडियन की, काफ़ी मशहूर है, और मैं इसका लेक्चर भी इंडियन नंबर्स, इसका लेक्चर मैं नंबर्स के हिस्ट्री में दूंगा कि क्या है। ठीक है, इंडियन नंबर्स, इंडियन नंबर नहीं, इंडियन नंबर्स नहीं, इंडियन नंबर। इंडियन नंबर को क्या किया, एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट किया गया क्या, उनमें से अडॉप्ट किया, उनमें से हमारे पास जीरो को एडॉप्ट किया। तो पहले ज़माने में जीरो, अब हमारे पास जीरो क्या है, इस तरह है। पहले ज़माने में जीरो किस तरह होता था, इस तरह डॉट के फॉर्म में होता था। ठीक है, ओके डन। किसने एडॉप्ट किया, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने एडॉप्ट किया। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 813 टू 833। ठीक है, 813 और 833। ठीक है, 813 833। इसमें कैलिफ, कैलिफ कहते हैं खलीफे को, कैलिफ अल मैमून ने, कैलिफ अल मैमून ने, इसने एक क्या किया, लाइब्रेरी कायम कर दिया, किसमें, बगदाद में। 830 टू 833 में ये इसका दौर है। इसी दौर में इसने क्या किया, एक लाइब्रेरी कायम किया, और बहुत सारे लाइब्रेरी कायम हुए। हर कैलिफ के दौर में लाइब्रेरी कायम होते गए। तो कैलिफ अल मैमून ने एक लाइब्रेरी कायम की जो आज भी मशहूर है। उस जो लाइब्रेरी है वो आज तक मशहूर है। वो लाइब्रेरी क्या है, बैत अल हिकमा। वो जो लाइब्रेरी थी उसका नाम क्या था, बैत अल हिकमा था, और वो मशहूर हुआ किस, हाउस ऑफ विजडम के नाम से। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ विजडम कहते हैं, और अरबिक में क्या कहते हैं, बैत अल हिकमा कहते हैं। ठीक है, बहुत मशहूर हुआ। इसमें क्या होते थे, अदर्स स्कॉलर्स आते थे। ठीक है, अदर्स स्कॉलर्स आते थे इसमें, इस बैत अल हिकमा में क्या करते थे, वो क्या कहते थे, ट्रांसलेट करते थे बुक्स। अभी देखिए वो आते थे मुस्लिम स्कॉलर्स और नॉन मुस्लिम स्कॉलर बैठते थे, वो उनको आके बताते कि भाई ये बुक का ये मतलब है। तो वो क्या था, मुसलमान को अपने अरबिक में लिखते गए। ठीक है, ये लिखते गए। ठीक है, कब तक, 9th सेंचुरी तक। अब देखिए मैंने बताया था 762 में, ऐसा समझो आप इसको 8th सेंचुरी ले सकते हैं। 8th सेंचुरी में आपके क्या करते थे, क्या हुआ, ट्रांसलेशन 8th सेंचुरी में बगदाद क्या हुआ, फाउंडेशन बगदाद की हो गए डन। उसके बाद मैंने कहा कि भाई 100 साल तक क्या हुआ, ट्रांसलेशन का काम हुआ। ठीक है, तो 8th सेंचुरी से अगर हम ले 8th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी तक हमारे पास क्या हुआ, बुक्स की ट्रांसलेशन का काम होता गया। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी डिस्कवरीज स्टार्ट करने शुरू कर दी। अब हमारे पास एक बहुत बड़े स्कॉलर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया इंडियन नंबर को हमने मुसलमानों ने एडॉप्ट किया। कौन से नंबर को, डॉट को एडॉप्ट किया, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैंने पहले बताया था, देखिए हमने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा हो कि आर्किमिडीज क्या है, टॉप के क्या है हमारे पास, साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं, और हमारे पास इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, टॉप के साइंटिस्ट हैं। तो मुसलमानों में टॉप से टॉप साइंटिस्ट है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिसने दुनिया को नंबर्स प्रोवाइड किया, जिसने अरबिक नंबर्स प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से अगर ये नंबर्स आज ना होते तो एडवांस दुनिया में समझता हूँ कायम ही ना होते। जो अगर आज हमारे पास नंबर्स ना होते, मैं समझता हूँ दुनिया पीछे के पीछे ही रह जाती। क्योंकि अगर नंबर्स ना होते, अगर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने नंबर्स को फाउंड ना करते, नंबर्स की डिस्कवरीज वो ना करते, तो मैं समझता हूँ आज ये जो हमारे पास बैंकिंग का निज़ाम, मनी का निज़ाम, और दूसरे बहुत सारे हमारे पास क्या है, आसानियाँ जिसने मुयसर की, नंबर्स किसने बनाए, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने। और अगर ये नंबर्स ना होते तो हम पेबल्स के ज़माने में, टाल मार्क के ज़माने में होते, और रोमन नंबर्स के दौर में होते, फिंगर्स कंपेयरिंग के दौर में होते कि हम फिंगर्स के ज़रिए से काउंटिंग करते, पेबल्स के ज़रिए से काउंटिंग करते, टेलीमार्क के ज़रिए से हम काउंटिंग करते थे। हम क्या करते, रोमन नंबर्स की काउंटिंग करते, या सिंबल्स के ज़रिए से हम क्या करते, काउंटिंग करते थे। बहुत पुराने ज़माने में हम होते, आगे हम जा नहीं सकते। इसकी नंबर्स की वजह से हम आगे आज तरक्की कर रहे हैं और करते जाएंगे इंशाल्लाह।
मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया जीरो को, ठीक है। लेकिन डॉट आर्यभट्ट ने देखिए इंडियन नंबर्स अडॉप्ट किया, ठीक है। इंडियन नंबर्स जो जीरो को किसने डिस्कवर किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? इंडियन साइंटिस्ट थे, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया किसको? जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया किस फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में। अब देखिए डॉट के फॉर्म में तो इंट्रोड्यूस उसने करवाया, लेकिन अरिथमेटिक इसमें अप्लाई नहीं होती थी डॉट फॉर्म में। तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने इस डॉट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? जीरो के फॉर्म में, जो बड़े फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें एंगल्स बनते हैं, फिर इसने अपने नंबर्स इसने बनाए। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने एंगल्स के जरिए से नंबर्स बनते हैं। 2 का कितना एंगल है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सारे एंगल्स बन के उसने हमारे पास अरबिक नंबर्स किसने? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने दे दिए। जैसे 1, ठीक है, हमारे पास 2 मिसाल, इस तरह हमारे पास जो नंबर्स है, ठीक है, ये 1, ये अरबिक, सारे अरबिक नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। 3 को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे नंबर्स है इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। ये 5 हमारे पास, 10 ये इस तरह, 7 है ये, ठीक है, 8 है हमारे पास। ये सारे क्या है? अरबिक नंबर है, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, देखिए आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर जो मैथ का ब्रांच है वो अलजबरा है। अलजबरा के बारे में मैं मज़ीद डिस्कशन आगे शेयर करूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के ब्रांच के ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, और उसमें अलजबरा के बारे में भी मैं बताऊंगा कि अलजबरा क्या है, ठीक है। अब जो अलजबरा है, अलजबरा बहुत पॉपुलर, अलजबरा मैथ की एक ब्रांच जो बहुत पॉपुलर है। अब इसके फाउंडर आपको तो पता नहीं थी, आपने तो मैथमेटिक्स में अलजबरा तो पढ़ा होगा, अलजबरा इस तरह, अलजबरा इस तरह, अलजबरा इस तरह, अलजबरा इस तरह है, बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, बहुत इस तरह, हर बारे में आपने सुना। और अलजबरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर लाइफ में, ठीक है। विदाउट अलजबरा मैं समझता हूँ 50% या 50% हम क्या इनकम्प्लीट है हमारी लाइफ विदाउट अलजबरा। और भी ब्रांच है। तो अलजबरा किसने बनाया? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने, ठीक है, अलजबरा को बनाया। पहले अलजबरा क्या था? अलजबर था। अलजबरा क्या था? अलजबर था, ठीक है। मैंने पहले भी मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था, ठीक है। अलजबर, अलजबर के नाम से इसने एक बुक बनाया, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा एक्स। एक्स हमारे पास आज तक अननोन है। क्यों अननोन है? अब देखिए एक्स को पहले क्या कहता है, जो मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी साहब थे वो जो एक्स की जगह क्या लिखते थे? शीन लिखते थे। शीन यानी अननोन है हमारे पास वैल्यू। तो फिर ये एडवांस जब हमारे पास अलजबरा था, अलजबरा को 12वीं सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया किसमें? अलजबरा में। अलजबरा में कन्वर्ट कर दिया किसने? अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया, ठीक है, यानी यूरोपियंस ने चेंज कर दिया अलजबर को अलजबरा में 12वीं सेंचुरी में। तो जो देखिए शीन का जो यूज़ करता था वो अननोन वैल्यूज़ के लिए, तो उसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में, जो आज तक हमारे पास अननोन है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए एक बड़े साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़े स्कॉलर है, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर, उसने अपनी बुक में मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में उसने पूरे मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज के बारे में उसने लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है इसने कि भाई जो रोमन्स साइंटिस्ट थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, जो हमारे पास अदर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने जस्ट नॉर्मली थ्योरी पेश की थी, थ्योरी पेश की थी। जो मुसलमान स्कॉलर्स है, जो मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने थ्योरी भी पेश की, प्रैक्टिकल करके हमें वो चीज़ें दिखा दी, और दुनिया आज तक याद करती है। इसलिए उसको गोल्डन ऑफ एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। कौन से स्कॉलर है? वो विक्टर केट्स। विक्टर केट्स ने अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स ने यही कहा है कि भाई मुसलमानों ने प्रैक्टिकल भी दिया था, उन्होंने थ्योरी भी दिया था मैथमेटिक्स में, और ग्रीस रोमन इंडियन उन्होंने जस्ट थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा। अब देखिए तो आपको इंशाल्लाह आई होप ये आपको पॉइंट सारे समझ आ चुके होंगे। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए कि मुसलमानों ने मैथ को क्यों यूज़ किया, मुसलमानों क्यों मैथ पढ़ा, मुसलमानों ने क्यों साइंस पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ समझ आ चुका होगा। क्या हिस्ट्री सारे आपको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, डार्क एज ऑफ इस्लाम, ठीक है। जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे 8 to 12 सेंचुरी, तो उन दौरान को डार्क ऑफ एज ऑफ यूरोप कहते, क्योंकि जो यूरोप के जो स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट थे, वो कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते थे। तो यूरोप वालों ने खुद ये कहा है कि डार्क एज ऑफ यूरोप और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये आपको ये पॉइंट समझ आ गए। अब मुसलमानों ने मैथमेटिक्स क्यों स्टडी किया, और मुसलमानों ने साइंस की स्टडी की? क्या रीज़न थी, इन्होंने क्या किया, ये डिस्कवर किया? क्या रीज़न था इन्होंने मैथ के ऊपर डिस्कवरीज की? इन्होंने उनका क्या रीज़न था कि उन्होंने साइंस की डिस्कवरीज की? क्या वजह, तो उनको क्या वजह था, वो क्यों उन्होंने क्या किया, इनको पढ़ना शुरू? जहन में ये भी आता है कि भाई मुसलमानों ने जो साइंस, जो मैथमेटिक्स पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, क्या रीज़न है, उनको पढ़ा क्यों पढ़ा, मुसलमान आगे बढ़ना क्यों चाहते थे?
मुसलमानों ने इल्म को क्यों तरजीह दी, क्या वजह है, क्या रीज़न है? अब देखिए इसमें बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे वजूहत है। सिर्फ और सिर्फ जस्ट मैं 3 रीज़न बताता हूँ, साइंसी 3 रीज़न बताता हूँ कि मुसलमान क्यों इल्म में आगे जाना चाहते थे। पहला जो साइंसी रीज़न है हमारे पास, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ किबला। देखिए अगर रिलीजियस के हवाले से देखा जाए, ठीक है, मज़हब के हवाले से देखा जाए कि भाई अब देखिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात को भी सुन रहे हैं, ठीक है। आप क्या है, अभी मैं फॉर एग्जांपल आप अफगानिस्तान में हैं, या आप इंडिया में हैं, या आप ईरान में हैं, या आप क्या है यूएसए में हैं, ठीक है। अब जो आप क्या करेंगे, जब नमाज ऑफर करेंगे, जब आप अपना नमाज ऑफर अदा करेंगे, क्या किबले की तरफ मुंह करके आप अदा करेंगे, ठीक है, ओके डन। मैं भी क्या करूंगा, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं क्या करूंगा, जब भी नमाज पढ़ूंगा तो क्या डायरेक्शन मेरी क्या होगी, किबले की तरफ होगी। तो एडवांस दौर में जो एडवांस हमारे इरा चल रहा है, इसमें आपको पता होगा भाई किबला इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ, आपको पता होगा, क्योंकि दुनिया में के आप जिस कोने में होगी आपको वो डायरेक्शन पता होगा। लेकिन आज से पहले, आज से जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो मुसलमान कैसे डायरेक्शन को फाइंड करते थे, किबले के डायरेक्शन। अब देखिए बाजों का ये आता था कि भाई टाइम के हवाले से, कि भाई एक लकड़ी रखते थे, साई इस तरफ आता तो ये टाइम होता था, ये इस तरह स्टार्स के जरिए से वो क्या करते थे, क्या करते थे, टाइम को क्या कहते फाइंड करते थे। तो अब कैसे आगे मैं इसके हवाले से मैं लेक्चर आपको देता जाऊँगा, ठीक है। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई, सोचा कि भाई एक मुसलमान क्या है दुनिया के इस कोने में, एक इस कोने में, इस कोने में, तो उनको किबले की डायरेक्शन पता नहीं है उनको। अब देखिए ये तो नॉर्मली उनको पता होता था कि भाई सूरज कहाँ से गुरूब हो रहा है, इस सूरज कहाँ गुरूब हो रहा है, ठीक है। तो वो उस मुताबिक अपना डायरेक्शन तय करते थे। लेकिन ये क्या होता, काफ़ी हार्ड होता था। तो मुसलमानों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है, हमें ऐसे इल्म में आगे बढ़ना है, ये डायरेक्शन क्या किबला का भी हम फाइंड कर सके और बहुत सारी डिस्कवरीज भी कर सके। तो मुसलमानों ने पहले जो डिस्कवरी की वो क्या है, किबले की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या की, डिस्कवरीज स्टार्ट की। पहला रीज़न ये था कि भाई हम अपना नमाज अता कर सके, तो इसके लिए ज़रूरी था मैप। तो उन्होंने मैप पे डिस्कवरीज की, तो ऐसे ऐसा वो उनको डायरेक्शन भी पता चल गया। इस पे आगे इंशाल्लाह मैं लेक्चर लेंथी दूंगा, ठीक है। अब दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इक्वली, ठीक है। अब देखिए मुसलमान मैथ्स इसलिए पढ़ना चाहते थे, आपको एक बंदा है, ठीक है, उसके क्या है चार बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां 2 बेटे, और वो खुद बजाते खुद क्या है फादर है, वालिद है। अब जब वो फौत हो जाता है, दुनिया फानी से जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी क्या होता है मिल्कियत मिल्कियत छोड़ देता है। तो ये जो मिल्कियत होता है वो आपस में क्या होता है, बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब ये बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगर नॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो सबको क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट इतना कर दूंगा कि इस पे इतना आएगा, इस पे इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे प्रॉपर्ली ये पता नहीं कि इस बच्चे को इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरे इल्म के मुताबिक बेटों का क्या होता है, हक ज़्यादा होता है मिल्कियत में, और बेटियों का कम होता है, ठीक है, मिल्कियत में। अब हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि बेटियों को इतना मिलेगा और बेटों को इतना मिलेगा। पहले ज़माने में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं थी, नंबर्स ही नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनके लिए मोहम्मद इब्न अल-मूसा ख़वारिज़मी साहब ने नंबर्स क्या क्या की डिस्कवरी की। नंबर्स की डिस्कवरीज के बाद इसने क्या किया, सबसे पहले अलजबरा पे काम किया। अलजबरा पे काम किया जिसकी वजह से हमें अननोन वैल्यूज़ है इनको इसने फाइंड कर दिया। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दे दिया कि एक पैदल फौत हो जाता है तो उसकी मिल्कियत क्या 24,000 वो छोड़ देता है। 24,000 में क्या है, बेटी का जो मिल्कियत में हक है वो नॉर्मल छोटा कम है, बेटे का क्या है बेटी से ज़्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इसके लिए मोहम्मद इब्न अल-ख़वारिज़मी साहब ने अलजबरा का क्या क्या डिस्कवरी की। उसमें अलजबरा में उसने क्या किया, शीन होता था, क्या करते हैं हम एक्स के जरिए से पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, उसके 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। 2 बेटियों का आपको तो पता है कि बेटी का हक कम होता है, बेटे का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब तो हम लिखते 2, उसके क्या टोटल बच्चे 4 है, 4 में से क्या है हमारे पास 2 है। 2 का तो आप देखिए उसे, अगर मिसाल मैं आगे करता हूँ पहले, 2x प्लस 8,000 इक्वल टू 2x प्लस 24,000। अब क्या है, हमें क्या है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास जो बेटे हैं उनकी क्या है वैल्यूज है, उनकी वैल्यूज है कि उनको कितना मिलना चाहिए मिल्कियत में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक में अलजबरा अप्लाई करेंगे। 2x इसी तरह प्लस है। अब देखिए मैथ का असूल है, जो यहाँ क्या होता है प्लस होता है, इक्वल के सेड होकर क्या होगा माइनस होगा। 24,000 माइनस 8,000, और 2x इक्वल टू 24 माइनस कितने बच गए हमारे पास 16,000, कितने बच गए 16,000। अब देखिए 24,000 से माइनस कर देंगे 800 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 60,000। अब 16,000, अब हमें क्या करें, जो बेटियों की वैल्यू तो हमें फाइंड है, अब क्या करें बेटों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ, ठीक है, इक्वल करता हूँ 60,000 16,000 डिवाइड बाई 2। अब मैंने 2 को क्यों लाया, मैथ का एक कानून है कि भाई जो भी वैल्यू अगर किसी के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने बताया कोई भी वैल्यू अगर यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो इक्वल के उससे क्या होगा वो माइनस में होगा।
अगर वो यहाँ माइनस है तो इक्वल के सेट क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली प्लस होगा। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह अगर यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये मैथ के क्या है, अरिथमेटिक कवानीन है, ठीक है। फॉर ऑपरेशन, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन में ये इसकी कवानीन है। जब आप पढ़ेंगे वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। 2x इक्वल टू 16,000, मतलब 2x प्लस 8,000 इक्वल टू 24,000। अब देखिए 2x को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या 8,000 क्या हो रहा है हमारे पास, प्लस हो रहा है, इक्वल के सेट क्या होगा, माइनस होगा। तो 24,000 से मैंने माइनस कर दिया 8,000, तो कितना बच गया हमारे पास 60,000। 60,000 को अब मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसकी वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है, जो x हमारे पास अभी तक क्या है, अननोन है, तो मैं x को इधर ही छोड़ देता हूँ। 2 क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ साइन नहीं दिया है, इसके साथ अटैच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या x और 2 क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए x इधर ये क्या हो रहा है, इक्वल के उससे क्या क्या हो गया, आपस में डिवाइड हो गए। तो x इक्वल टू आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 1 2 2 8 16 इक्वल टू 8। देखिए बच्चे की जो वैल्यू आ रही है, यानी एक बच्चे को कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 8,000 मिलेगा। एक बच्चे को कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। टोटली अमाउंट कितनी हो गई, 6,000। क्यों, देखिए अगर बेटियों की हम क्या करें, मिल्कियत एक साथ करें, उनको प्लस करें, दो बेटियों का, वो हमारे पास 8,000 आ रहा है, 8,000 आ रहे हैं। बाकी अगर हमारे पास देखिए 16,000 अमाउंट बच रही, 16,000 अमाउंट बच रही। अभी हमें ये पता नहीं था कि ये 16,000 अमाउंट बच रही। अब ये हमें पता नहीं है कि जो दो बेटे हैं उनके दो बेटों की मिल्कियत नहीं बनेगी। ये नॉर्मली मैंने एक समझो एक्सप्रेशन मैथ का दे दिया, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है और दूसरे तरीके से भी होता है, नॉर्मली समझाने के लिए दे दिया, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत लेंथी है और बहुत वसी है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, नॉर्मली समझाने के लिए मैंने ले लिया। अब देखिए दो बेटियों को आइडेंटिफिकेशन हो गई, जो दो बेटे हैं यानी x हमारे पास दो बेटे, इसकी क्या है, हमें फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दो बेटियों का जो हमारे पास क्या है, मिल्कियत है, वो 16,000 है। अब 60,000 को क्या करें, आपस में डिवाइड करेंगे, तो एक बेटे की क्या आएगी, मिल्कियत आपका क्या आएगी, 8,000 आएगी। आई थिंक आपको ये समझ आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी इस्लाम में ये है कि भाई जब भी कोई फादर होगा, जब भी कोई फादर होगा या कोई भी आप लिख सकते रिश्तेदार, जब भी वो डेथ हो जाएगी उसकी, वो क्या करेंगे, कुछ अगर रकम छोड़ देते हैं उसको मिल्कियत में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें क्या कज़न भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, खाला खाला सारे सारा मिल के आएंगे, उसके बेटे बेटियां और उसकी फादर भी आएगी और उसकी मदर भी आएगी, ETC सारे आएंगे, तो उसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को। मुसलमान इसलिए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को सीखना चाहते थे एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए। एस्ट्रोनॉमर उनको कहा जाता है जो क्या करते हैं, फल्कियात के माहिर होते हैं, जो क्या है दुनिया के बाहर जो आसमान में जो सितारे होते हैं, आसमान में जो चीज़ें दिखते हैं हमें, उनके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। यानी उनको क्या कहते हैं, जो स्टडी करता है बाद में जो बन जाते हैं। जैसे मैं अगर क्या कहता हूँ, बायो की बुक्स जो मैं डॉक्टरी की बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उनको पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्टर कहलाऊंगा, MBBS डॉक्टर। इसी तरह जो क्या करें, इन गैलेक्सीज का, मून का, स्टार्स का और मैप की स्टडी जब वो कर लेगा, ठीक है, तब वो जाकर क्या बनेगा, एस्ट्रोनॉमर बनेगा। तो मुसलमान ने कहा कि मुसलमानों ने सोचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, 7 आसमान है, 7 ज़मीन है, मून है, स्टार है, सन है, गैलेक्सीज है, उनको लाइटिंग उनकी होती है, उनका कौन से एंगल में वो क्या है, एक कोने में फिट है, कितनी यूनिवर्स की लेंथ होगी, कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। मून एक साइड में खड़ा हुआ है, एक साइड में है, अर्थ एक साइड में, एक ऑर्बिट में है, सन एक ऑर्बिट में है, बाकी गैलेक्सीज एक ऑर्बिट में है, वो आपस में टकराती क्यों नहीं है। ये सारे निज़ाम को अल्लाह ताला की जो ये निज़ाम को स्टडी वो करना चाहते, तो इसलिए वो क्या क्या करना चाहते थे, तो इन्होंने क्या क्या मैथ्स को स्टडी किया उन्होंने। आई होप ये सारा आपको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम समझ आ चुका होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट शेयर नहीं किया है, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।